Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो मैनपुरी फर्स्ट तो रही गई है, लेकिन मैनपुरी पे चर्चा इसलिए आ गई है कि नवंबर 2022 में जो वहां मुलायम सिंह यादव जी के देहांत के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उस समय डिम्पल यादव का विक्ट्री मार्जिन 2,20,000 से ऊपर था, थोड़ा सा 2,20,000 तो था ही। तो इस बार उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है इस विक्ट्री मार्जिन को मेंटेन करना। शी इज ओनली हैविंग ए स्लाइट एज। वो हो सकता है, वो संभावना है चुनाव जीत जाए, लेकिन अगर उनका विक्ट्री मार्जिन घट के अगर 20,000 या 50,000 रह गया तो सीट तो निकल जाएगी, लेकिन साफ चली जाएगी। ये है दांव पे लगा हुआ। और मुलायम सिंह यादव के साथ आजमगढ़ हो या संभल हो या मैनपुरी हो, वो हमेशा अच्छी मार्जिन से चुनाव जीते हैं। हालांकि एक बार उनका मार्जिन कम हो गया था आजमगढ़ में, और उनको बहुत जो है मेहनत करनी पड़ी थी और भी सारे तौर तरीके अपनाने पड़े थे, तब जाके उनका मार्जिन हुआ। और यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। कन्नौज से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था सन 2000 में, जब वो बाई इलेक्शन वहां से लड़े थे और जीते थे। उस समय यहाँ बीजेपी की सरकार थी और रामप्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद वो 2004 में वहां से लड़े, फिर 2009 में लड़े, और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज फिरोजाबाद दोनों से एक साथ लड़े थे। उन्होंने फिरोजाबाद से इस्तीफा दिया था। फिर अक्टूबर 2009 में जब फिरोजाबाद में उपचुनाव हुआ तो वहां से डिम्पल यादव खड़ी हुई थी और कांग्रेस ने टिकट दिया था राज बब्बर को, और डिम्पल यादव वो चुनाव हार गई थी। और उस समय सबसे बड़ी वजह थी कि कल्याण सिंह ने उस समय मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह के साथ एक अनौपचारिक गठबंधन किया था, तो उनको मुस्लिम वोट नहीं मिला था। और उसी साल 2009 में ही अक्टूबर में एक सीट है ईस्टर्न यूपी के बस्ती जिले या सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज, जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, वो भी सी समाजवादी पार्टी हार गई थी। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कान पकड़ के कहा था, कल्याण सिंह से गठबंधन अब जीवन में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये हुआ था। तो इस समय समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है अपना मार्जिन बनाए रखने की, मैनपुरी में भी और कन्नौज में भी। और बदायूं में तो स्थिति उनकी जो है बहुत ही कमजोर शुरू से थी, और जो है और उसमें कुछ सुधार की उम्मीद नहीं है। और पहले 3 चरणों की बात जहां तक कर ले, तो योगी जी ने 26 मार्च से जो चुनाव प्रचार का अभियान शुभारंभ किया था, और आज की संख्या जोड़ ले तो योगी जी की कुल रैलियों की संख्या और प्रबुद्ध सभाओं में जो उन्होंने एड्रेस किया, वो संख्या लगभग 110 पहुंच रही है। जबकि राहुल और अखिलेश ने अब तक यूपी में केवल एक ज्वाइंट रैली एड्रेस की थी। अमरोहा में दानिश अली वहां कांग्रेस कैंडिडेट हैं और वहां चुनाव सेकेंड फेज में हुआ था। और अब उनकी दूसरी रैली चौथे फेज में होने जा रही है कन्नौज में, और कल कानपुर में रोड शो भी हो रहा है। और अब तक यूपी में कम से कम 5 रैली 6 रैली हो चुकी है। एक दिन में प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी लास्ट वीक 3 रैली की यूपी में। एक दिन में इटावा में, भरसरा में की, फिर धौराना सीट में की जो लखीमपुर जिले में आती है, फिर सीतापुर में की, फिर उसी दिन अयोध्या रोड शो भी किया। तो प्राइम मिनिस्टर 73 साल की उम्र में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और ये जो हमारे युवा हृदय सम्राट है दोनों, इनके पास इतना समय नहीं है कि ये कहीं एक दिन में 3 या 4 रैली कर सके। ये आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। और केवल जो है रोज एक नए ट्वीट कर देना या रोज एक बहुत ही विवादास्पद बयान जारी कर देना, और ये बताना कि हम और आप जो है हम लोग तो वंशज है अमेरिकन के, और दक्षिण भारत वाले वंशज है अफ्रीकन के। इस तरह का जो फेक किस्म का जो ब्रावाडो है, ये नकली किस्म की जो बहादुरपना है, इससे अब मतदाता का मन आप नहीं आप जो है जो कहते हैं यूरोप में स्पिन डॉक्टर्स होते हैं ना, तो जो वोटर के मन को स्पिन करते हैं, तो ये कांग्रेस की कोई भी स्पिनिंग टेक्निक अभी तक काम नहीं आई है। आपने दिल्ली और नोएडा में एक साथ 100 स्कूलों में मेल जाता है कि साहब ये बम रखा हुआ है, वो मालूम पड़ता सर्वर वो जो है वो मॉस्को का है। फिर सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है, वो फर्रुखाबाद में बयान देती है साहब वोट जिहाद होगा, तो उसका भी जो है बना दिया। तो वरना आपका भी कोई, तो ये जो पूरी जो यूरोपियन इलेक्टोरल टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं सर, ये इंडिया में काम नहीं करती हैं। आपको जनता से, मतदाता से सीधे जुड़ना पड़ेगा। और आपने बात साफ देखी होगी
प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ जब किसी रैली को एड्रेस करते हैं तो वो जनता के मन को भागते हैं और स्थानीय परिवार जो इक्वेशन है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो विशेषता है, जो उस क्षेत्र की जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं और एक राजनीतिक संदेश देते हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग करते हैं, ताकि मतदाता वोट दे चाहे ना दे, लेकिन कम से कम उसके मन में हम उतने तो वो हम पे ऊपर विचार तो करे, 2 घंटे हमको याद तो रखे, या जब वो वोट देने जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी की कोई बात उसके मन में घुमड़ती रहे। इस तरीके से कैंपेन करते हैं योगी जी भी और मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, और यही लगभग अमित शाह भी करते हैं। देखिए, ऐसा कोई प्रयास मुझे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर से दिखाई नहीं पड़ता। और उसके बाद जो है ऐसा बयान आता है सैम पिट्रोडा का, प्रियंका गांधी ने उसका क्या डिफेंस किया, ये आपने देखा होगा। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, कुछ लोग बयान दे देते हैं। सर, ये इतना मासूम नहीं, ये इतना मासूमियत भरा बयान नहीं है। सैम पिट्रोडा को मैं मिला हूं लखनऊ में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। सैम पिट्रोडा यूपी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको याद होगा 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और कानपुर में एक रैली को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सैम पिट्रोडा बड़ा ही है, ये भी बैकवर्ड कास्ट के है, तो ये देश को बड़ा ही है। तो और वैसे ऐसे सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई। जी जी, ये राहुल गांधी ने कहा था। तो ये सब हम लोग जानते हैं। तो और एक बात और सा साफ हो गई है, 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, बिल्कुल साफ हो गया है कि अब जो इलेक्शन में कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। 2019 के चुनाव से हम जब तुलना करते हैं तो 2 बातें हम भूल जाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, और देश भर का मीडिया ये कह रहा था कि बीजेपी अब की बार साफ हो जाएगी। हमारे पुराने मित्र दिलीप मंडल तो कह रहे थे 15 सीटें भी बीजेपी की मुश्किल हो जाएगी। और उस साल पुलवामा भी हुआ था फरवरी 2019 में, वो एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू बन गया था, और उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत ही विवादास्पद और मैं कहूंगा बहुत ही गंदे बयान दिए थे। आर्मी के ऊपर क्वेश्चन किया था, सबूत मांगे थे, और ये हमारे मफलर मैन अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत बयान दिए थे। तो उस समय एक माहौल था, लेकिन आज तो कोई माहौल ही नहीं है। और तो इसलिए भी ये जो और इससे जो इन विमर्श खड़ा करने का प्रयास हो रहा है कि राम मंदिर का असर नहीं पड़ा, और नरेंद्र मोदी का मैजिक इज ऑन द वेन, अब जनता से उनका बुखार उतर रहा है, इस तरह की कहानियां गढ़ी जा रही है। बीजेपी का अपना वोट जा रहा है, और फर्स्ट 2 फेज में इंपॉर्टेंट है वो गन्ना बेल्ट है। फर्स्ट 2 फेज की एक बात कोई नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ ने 8 साल में गन्ना किसान की राजनीति, जो समाज जो राष्ट्रीय लोकदल की बैकबोन थी, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। गन्ना किसान केवल ये चाहता है कि उसको जो गन्ना चीनी मिलों को बेचे, उसको समय से भुगतान हो जाए, वो हो रहा है। और पिछले 7 सीजन में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। इसमें अखिलेश यादव के जमाने के सरकार के दौर का भी पेमेंट है। और दूसरी जो बड़ी बात हुई है, जो सबसे बड़ा फर्क आया है, 2014 तक पूरे देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन चीनी मिलों में जो बनता है शीरे से, वो मात्र 60 करोड़ टन था। आज ये 700-800 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, और केंद्र सरकार ने एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में लिमिट बढ़ा के 20% कर दी है, लेकिन यूपी की चीनी मिलें 11% भी नहीं दे पा रही है एथेनॉल। और यूपी की चीनी मिलें एफसीआई से जो टूटा हुआ चावल होता है उससे बना रही है एथेनॉल। और अब की बात, चूंकि चीनी का प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद थी, तो केंद्र सरकार ने सीधे जो है शुगर केन जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक भी लगा दी थी, इससे भी नुकसान हुआ चीनी मिलों को। तो पश्चिम के उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, और ये मुरादाबाद मंडल है, बरेली मंडल है। इस इलाके में गन्ना बहुत बड़ा इशू होता था, वो अब खत्म हो गया है। गन्ना किसानों में कोई रोष नहीं है, उनको पेमेंट मिलना चाहिए, वो उनको मिल रहा है।